नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरकार किसकी होती है, यह सवाल इस सवाल से अलग है कि सरकार किसके लिए होती है। क्या सरकार उसकी नहीं होती जिसकी पार्टी चुनाव में जीतती है? दरअसल यह कोई मुश्किल सवाल नहीं है। कई बार पार्टियां बचकानी दलीलें देकर इस सवाल को मुश्किल कर देती हैं। सरकार पार्टी की नहीं होगी तो किसकी होगी? पार्टी में कौन कौन है या पार्टी किसकी है, ये अलग सवाल हो सकता है। हम सब जानते हैं और बीजेपी भी स्वीकार करती है कि उसके चुनाव जीतने में आरएसएस के संगठन और साधारण कार्यकर्ताओं का बड़ा रोल होता है। संघ के कार्यकर्ता अपना घर-बार छोड़ महीनों चुनावी राज्य में रहने चले जाते हैं। बिहार में ही देखिए, गांव-गांव में दूसरे राज्यों से संघ के कार्यकर्ता गए हैं। संघ यह काम जनता से छिपाकर नहीं करता है, उसके सामने जाकर करता है, बीच में। ये और बात है कि संघ बीजेपी के अलावा किसी और को नहीं जिताता है। तो आप संघ और बीजेपी में कैसे अंतर करेंगे और क्यों करेंगे? जब संघ के प्रचारक बीजेपी में अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस अंतर को सुविधानुसार देखना या नजरअंदाज करना क्या दोहरापन नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो आरएसएस को सरकार के हर काम का हर हफ्ते हिसाब लेना चाहिए, बल्कि सरकार और संघ के बीच एक मोबाइल ऐप्स भी होना चाहिए जिसमें हर फैसला लेने के पहले और लेने के बाद आ जाए और दोनों के बीच रियल टाइम संवाद हो जाए। दिल्ली में वसंत कुंज इलाके में होटल ग्रैंड के पीछे मध्य प्रदेश सरकार का एक गेस्ट हाउस है, मध्यांचल। यहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 2 दिनों से बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों से हिसाब मांग रहा है। बीजेपी को लंबे समय से कवर करने वाले हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके भातृ संगठनों भातृ या बाल संगठनों के 90 से अधिक नेता मंत्रियों से काम का हिसाब ले रहे हैं। इस बैठक का मकसद है कि मोदी सरकार को संघ के एजेंडे से भटकने नहीं दिया जाए। 3 दिनों तक सभी बड़े मंत्री आकर अपने विभाग के काम का हिसाब दे रहे हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण समन्वय बैठक को राम माधव जी ने सामान्य बैठक कहा है। क्या किसी सामान्य बैठक में 3 दिन तक मंत्री लाइन लगाकर अपने विभाग का हिसाब देते हैं? प्रधानमंत्री तो मंत्रियों से हिसाब लेते ही हैं, फिर संघ प्रमुख और उनके सहयोगी संगठन क्यों ले रहे हैं? खैर, मैं सिर्फ कुछ ही मंत्रियों के नाम पढ़ रहा हूं, बस बहुत संक्षिप्त में। वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रसायन व उर्वरक मंत्री अनंत कुमार, कलराज मिश्र हैं, राधा मोहन सिंह है, निर्मला सीतारमण है और स्मृति ईरानी भी है। बीजेपी अध्यक्ष हैं, पार्टी का पूरा संसदीय बोर्ड भी शामिल है। अब इस अति महत्वपूर्ण बैठक को इतना भी सामान्य ना कहा जाए कि ऐसा लगे कि इन सबके पास अचानक 3 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम बच गया, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अरावली की खूबसूरत वादियों में चलकर मध्यांचल में मध्यांतर का लुत्फ लिया जाए। कहा गया कि सामाजिक आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। क्या ये चुनौतियां इतनी बढ़ गई हैं कि संघ के 16 संगठनों के सामने पूरी सरकार हाजिर है? क्या यह अच्छी बात नहीं है कि मंत्रियों से काम का हिसाब लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार की कामयाबी और नाकामी की सार्वजनिक जवाबदेही ले रहा है? अब यह देखना होगा कि जो संघ का एजेंडा है वो बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट या चुनावी घोषणा पत्र में है या नहीं है या था। क्या संघ का एजेंडा और घोषणा पत्र के बीच दूरी होनी चाहिए? इस बैठक से आने वाली खबरें भले ही सूत्रों की मेहरबानी की देन हो, मगर अखिलेश शर्मा ने बताया कि संघ ने मीडिया के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। यहां तक कि मीडिया के शामियाने से भी फॉगिंग मशीन के जरिए मच्छरों को भगाया गया है। हमारा इतना ख्याल रखने के लिए आरएसएस का शुक्रिया। जो लोग सोशल मीडिया पर आरएसएस का नाम लेकर हमें भला बुरा कहते हैं, वो देखें कि आरएसएस हमारा कितना ख्याल रखता है। अखिलेश ने कहा कि शायद संघ यह जताने का प्रयास कर रहा है कि सरकार उसकी है, वो बॉस है। सरकार, पार्टी और संघ के शीर्ष नेताओं के बीच हॉटलाइन खुली रहती है, इसलिए हर समस्या का समाधान निकाल लिया जाता है। वाजपेयी युग की तरह नहीं है कि हर वक्त तनाव ही रहे। मोदी युग में ऐसी बात नहीं है। एक बात पर अखिलेश को जरा सा लगा कि जिस तरह से अमित शाह 15 लाख सदस्यों को कार्यकर्ता बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उससे लग सकता है कि बीजेपी चुनाव के मामले में संघ पर निर्भरता कम करना चाहती होगी। लेकिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के सामने सरकार अपना प्रेजेंटेशन करे तो लगता नहीं कि यह निर्भरता इतनी आसानी से भी खत्म हो जाएगी। इस बैठक से यह तो दिखा कि सरकार संघ के प्रति जवाबदेह है और संघ सरकार की जवाबदेही को लेकर सचेत है। तीसरे दिन प्रधानमंत्री आ सकते हैं और अंत में संघ प्रमुख मोहन भागवत भाषण देंगे। अब आते हैं विपक्ष पर, उसका ऐतराज क्या है? कांग्रेस का कहना है कि 1 रैंक 1 पेंशन के लिए धरने पर बैठे सैनिकों से मिलने के लिए सरकार के मंत्रियों के पास वक्त नहीं है। क्या सैनिक से ज्यादा संघ महत्वपूर्ण हो गया है? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि इस बैठक से यही लगता है कि रिमोट कंट्रोल अब सामने से कंट्रोल करने लगा है। वैसे रिमोट भी सामने ही से ही करता है।
मोदी भले ही प्रधानमंत्री हों, लेकिन बॉस भागवत हैं। सरकार संघ की कठपुतली है। एनसीपी नेता, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, सॉरी, वो उमर अब्दुल्ला ने, उन्होंने कहा है कि क्या इस बैठक के बाद भी कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि ये सामाजिक संगठन है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा है कि आरएसएस क्या संवैधानिक संस्था है जिसे सरकार रिपोर्ट कर रही है। इससे चुना हुआ संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता हुआ लगता है। अब आप समझ गए होंगे, कहीं ये इज इक्वल टू तो नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार के दौर में बीजेपी का यह मुख्य आरोप था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन लगते नहीं हैं। सरकार तो 10 जनपद से चलती है। मनमोहन सरकार को रिमोट सरकार कहा गया। आप जानते हैं कि यूपीए सरकार में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनी थी। एनएससी की अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। यह एक किस्म का कैबिनेट पद था। एनएससी की वेबसाइट पर लिखा था कि हमारा काम सरकार को इनपुट देना है ताकि उसे सामाजिक सुरक्षा की नीतियां बनाने में मदद मिले। कहीं यही बात आरएसएस तो नहीं कहता है इन दिनों। अब मैं यह नहीं कह रहा कि कांग्रेस में भी एक आरएसएस था या आरएसएस में भी एक कांग्रेस है। प्लीज मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा। उन दिनों बीजेपी कहा करती थी कि एनएससी से प्रधानमंत्री का पद कमजोर हुआ है, जो अब मोदी के आने के बाद मजबूत हो गया है। आरएसएस की समन्वय बैठक से कांग्रेस को उम्मीद जगी है कि उनकी तरह इनके भी प्रधानमंत्री का पद कमजोर हुआ है या हो रहा है। याद कीजिए, जब बीजेपी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनना था, संघ आगे नहीं आता तो आज तक जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर झगड़ा चल रहा होता। जब उसकी भूमिका प्रधानमंत्री के उम्मीदवार चुनने से लेकर जिताने तक में हो सकती है, तो पूछने में क्यों ना हो कि क्या काम हो रहा है। यह सवाल सुनकर तो बहुत लोग खुश हो गए होंगे, लेकिन इस खुशी में कहीं यह सवाल मिस ना हो जाए कि क्या वाकई कोई ऐसा है जो प्रधानमंत्री मोदी से हिसाब मांग ले, उनके मंत्री उनके अलावा किसी और को प्रेजेंटेशन दे दें। अगर ऐसा है तब तो चलकर देखना ही चाहिए कि वो कौन है। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। डॉक्टर अजय कुमार हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से हैं हमारे साथ। बलदेव शर्मा जी हैं, आप आरएसएस विचारक हैं, एनबीटी के प्रमुख भी हैं। तो हमारे साथ एक तरह से, हालांकि आरएसएस की तरफ से आप बोल रहे हैं, अपनी जिस संस्था से नहीं जहां अभी मौजूदा दौर पे हैं। तो सुधांशु जी, ये अच्छी बात है कि फाइनली सरकार ने कम से कम संघ की भूमिका को स्वीकार किया और लगा कि जो काम कर रहे हैं, जिनकी बदौलत से जीत कर आते हैं, उन्हें कम से कम उन्हें भी प्रेजेंटेशन दिया जाए। मतलब प्रधानमंत्री के सामने तो दिया ही जाता है, उन्हें भी दिया जाए। देखिए रवीश जी, मैं एक अनुरोध करूंगा, मुझे 1.5 मिनट कम से कम दे दिया जाए, क्योंकि इस विषय पर थोड़ा प्रस्तावना रखने के लिए। अच्छा। एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी ही इसी मुद्दे पे थी, और प्रधानमंत्री जी तो प्रचारक भी रहे। तो यह कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो देश की जनता से छुपा हो या उसके संज्ञान में ना हो। दूसरी बात, सरकार के कामकाज में किसी प्रकार का संघ का हस्तक्षेप नहीं होता। यह बात संघ की तरफ से भी स्पष्ट की जा चुकी है, पार्टी की तरफ से भी। तीसरी बात, अब आप ये कहेंगे तो फिर उनसे मिलने की बात करने की जरूरत क्या है? प्रेजेंटेशन, कहना मतलब चाहूंगा काम का हिसाब देने की आज मिल राष्ट्रीय तो जरूर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, मंत्री काम का हिसाब तो नहीं दे। दिया जा रहा, पर आप कहेंगे फिर इतनी देर तक उनके साथ बात करने की आवश्यकता क्या है? अब मैं बता रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो कहते थे कि सिविल सोसाइटी का इंटरेक्शन शासन के साथ होना चाहिए, तो आज विश्व का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्लस सिर्फ यही नहीं, अच्छा, आप सिविल सोसाइटी भी संस्था है जिसकी मतलब सबसे ज्यादा स्कूल है दुनिया में। एक मिनट, पूरी बात मैंने आप एक फाइनल डिफिनेशन आरएसएस का बता वक्तव्य पूरा होने दें कि सिविल सोसाइटी, हमने दुनिया के ऐसे कोई सिविल सोसाइटी नहीं देखी जो किसी मैंने पार्टी आपसे में अनुरोध किया था रवीश जी, अनुरोध किया था, तो आप कुछ बोलेंगे तो उसमें बोलूंगा ना मैं, तो फिर आप उसके उपरांत बोलिए। सिविल सोसाइटी आरएसएस, फिर आपको जो पूछना वो पूछिएगा। हाँ, जो पूछना वो पूछिएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूछना, जो बोलना है वो आप बोलिएगा, वैसा थोड़ी होगा। हाँ, जो आप जो बोलेंगे तो उसमें तो कुछ काउंटर होगा ही। फिर आपको जो पूछना हो पूछिए। अच्छा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप हर आप वाक्य के बीच नहीं, हर वाक्य हुए ना, 2-3 वाक्य मैं रुका था। ठीक है। बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, यदि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई एक संगठन है जिसके सबसे ज्यादा विद्यालय है, तो वो विद्या भारती।
सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन तो अखिल भारतीय विद्यार्थी मैंने परिषद। ये पूछा कि आरएसएस यदि के पास ट्रेड क्या है? यूनियनों में सबसे बड़ा संगठन तो मैंने ये पूछा है सर, देखिए आप सवाल जो पूछे उसका जवाब दीजिए ना। मैंने ये पूछा है कि क्या मंत्री आरएसएस के पास जाकर प्रेजेंटेशन दें तो वो ठीक है कि मुझे मैं यही पूछ रहा करने देंगे, तब अब आप बता रहे हैं कि आरएसएस के कितने स्कूल हैं, फिर आप बताने लगे उसमें प्रिंसिपल कितने हैं, फिर स्टूडेंट कितने हैं, फिर उसमें टीचर कितने हैं, तो मैं ये थोड़ी सुनूंगा सर। अरे भाई वो मैं नहीं बता रहा हूं मान्यवर, यदि जब मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, आप थोड़ा सा अपने उत्साह पर लोभ संवरण कर ले। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है सर, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सवाल पे है ना, मंत्री और आरएसएस के बारे में क्या है, इस पे तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब मैंने आपसे पहले कहा, देखिए रवि जी, इतना वाद विवाद की बजाय आपने मैंने कह दिया होता, मैं अब तक वक्तव्य पूरा कर चुका होता। कीजिए ना, यदि आप थोड़ा सा संयम रख लेते तो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन छोड़िए, धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा विश्व हिंदू परिषद, वनवासी क्षेत्र में क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा काम करने वाला इकलौता वनवासी कल्याण आप ये बता रहे हैं हमको कि बाकी देश में कोई काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ आप ही लोग कर रहे हैं। सगों का फीडबैक आपको मिल रहा हो। देखिए सुधांशु जी, हमको भी रोक देना पड़ेगा सर। देखिए जो मैं पूछ रहा हूं वो बताने की बजाय, देखिए मैं समझ रहा हूं कि आरएसएस के लोग देख रहे होंगे तो आप उनके प्रति निष्ठावान हैं, तो अब ठीक है, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि संघ खराब है, मैंने अभी कहा मैंने तो कहा कि भाई उस संघ को तो हिसाब लेना ही चाहिए। मेरा सवाल क्या था, मैंने कहा कि आप खुश है ना, चलिए मैं एक वाक्य में खत्म आपकी करता सरकार हूं, संघ को रिकॉग्नाइज करती है। रवि जी एक वाक्य में खत्म करता हूं। आप एक संगठन बताइए भारत का जहां आपको इतने सारे 8-10 क्षेत्रों का सबसे बड़े कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिलता हो। एक तो मुझे रामदेव जी का नजर आता है कि उनका बहुत सारा फैक्ट्री है, योगा चलाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अरे योगा चलाते हैं ना, अरे योग को उन्होंने दुनिया में छाया है क्या? आज योग को कोई नहीं जानता अगर रामदेव जी नहीं होते क्या? विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम, तो मैं कह तो रहा हूं रामदेव का भी स्कूल है, संगठन सबसे बड़ा संगठन, सबसे व्यापक संगठन, उससे फीडबैक लेना तो सिविल सोसाइटी के नहीं फीडबैक लेना। देखिए सुधांशु जी, आपने यही किया, बार बार बता के वो सोशल मीडिया पे चलने वाला, उससे मेरे वो फर्क नहीं पड़ता। बार बार ये बता के कि मैं बोलने नहीं दे रहा हूं, सवाल था आप उसको बताते ना। मैंने ये नहीं पूछा कि सवाल क्या, आरएसएस क्या है, ये अगर पूछता तो फिर उस पर हम बहस कर लेते। मैंने ये पूछा कि मंत्रियों को प्रेजेंटेशन देना चाहिए, आप कहे कि फीडबैक लेना गलत है क्या, मैंने ये नहीं पूछा। अजय जी, अब जो सुधांशु जी ने कहा आप जवाब दे दीजिए, वो पूछ रहे हैं आपको देना चाहिए क्या, तो आरएसएस से बड़ा कोई संगठन है इस देश में, मुझे नहीं मालूम। सुधांशु जी इतना भयभीत मत होइए, दूसरे को बोलने दीजिए। नहीं ठीक है, अब आप बोलिए ना, आपके यहाँ भी तो एनएससी था ना। अरे मान्यवर, पहले देख लीजिएगा कि होता है ये जिस तरह से आरएसएस बीजेपी देशवासियों को गुमराह करते हैं, पहले बोलते हैं राष्ट्रवादी में, छोटा सदन हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अरे आप बताइएगा कि हर चीज में अगर अरुण जेटली से लेके सब लोग वहां पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और ये कहते हैं कि हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। ओआरओपी जो है, इस पर जो है आरएसएस ने टिप्पणी दिया, राम मंदिर पर। अजय जी, मेरा इसमें एक आपसे सवाल है, अजय जी इसमें क्या गलत है? एक बात बताइए, दुनिया जानती है, हिंदुस्तान के हर मतदाताओं को पता है, गांव में आरएसएस के लोग जाते हैं कि बीजेपी को जिताइए। उन्होंने आज तक तो नहीं देखा कि आरएसएस के लोग कांग्रेस को जिताइए, है ना। हालांकि इतिहास में इसके भी उदाहरण कहीं कहीं मिल जाते हैं 84 के चुनाव में, लेकिन फिर भी, या फिर सपा को जिता दिए या बसपा को जिता दीजिए। हाल फिलहाल का मतदाता यही देखता है कि वो बीजेपी को जिताने आते हैं। तो सरकार अगर जाके आरएसएस को बताए कि हमने ये काम किया है, तो इसमें क्या गलत है? आप दर्शक को ये बताइए, इसमें गलत क्या है? गलत इसलिए है कि अब की बार मोदी सरकार, जब ये लोग जो है पिछले चुनाव में जनता के बीच में गए थे, तो कहना चाहिए था स्पष्ट कि अब की बार मोहन भागवत का सरकार, अब की बार आरएसएस का सरकार। ना तो विधि संगत है, अब जिस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है कि आप पूरी सरकार जवाबदेही दे रहे हैं एक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, और ये बोलते हैं अपने आप को सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो तो रोटरी क्लब को क्यों नहीं जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अरुण जेटली जी, लायंस क्लब को कराइए, रेड क्रॉस को कराइए, इतने अच्छे अच्छे संगठन है। ये लोग सिर्फ नहीं है, ये बोलते हैं झारखंड में स्कूल खोलते, बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे जो है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अजय जी एक फॉरवर्ड बैकवर्ड, हर एक समाज के लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं। अजय जी उस मैग्नीट्यूड के एक संगठन का नाम बता दीजिए। सुधांशु जी, समझ रहा हूं, सुधांशु जी करो, वनवासी क्षेत्र में तभी आप लोग एनजीओ सेक्टर में इतने सक्रिय हो गए बंद कराने में, मैं समझ रहा हूं। सुधांशु जी नहीं अजय जी एक सेकंड, आप देखिए विपक्ष के हैं, तो आपका चार्ज ऐसा होना चाहिए कि जिससे उनको जवाब भी देते हुए बने। ठीक है, अगर कोई एक देख रहा है, पब्लिक देख रही है कि आरएसएस ही चुनाव जिताती है, आरएसएस ही चुनती है कि बीजेपी में से कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेगा,
तो अगर वो वहां से जाके अपने मंत्रियों को बुला के कहे कि जरा भेजिए कि हमने जिनको जिताया है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है, ये आप पब्लिक को बताइए ना। क्योंकि ये विधि संगत नहीं है। आप बताइएगा कि ये जो आरोप लगाते हैं नेशनल एनएसी के ऊपर, वो तो एनएसी तो एक सरकारी अध्यादेश के अनुसार गठित हुआ, उसके मिनट्स थे। आप बताइएगा कि देश के जो सुरक्षा के मामला हो, जो अनेक गोपनीय मामला है, वो कैसे आरएसएस के जो है आरएसएस के संचालक को ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर गोपनीयता मिनट्स नहीं है, आपको भी नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है, ये तो वन वे कम्युनिकेशन है। प्रेस को भी, ये सरकार ना तो प्रेस से जवाब दे है, ना तो जनता के बीच में, ना तो संसद को जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री हाँ मोहन भागवत जी को जवाब देते हैं, संसद में तो जवाब नहीं देते, पार्लियामेंट पर उनके कोई विश्वास नहीं है। जिन्होंने उन्हें चुनने में मदद की है उसको नहीं जवाब देंगे तो किसको देंगे सर? मैं तो वही पूछ रहा हूं। आप देख लीजिएगा कि ये वन वे कम्युनिकेशन, मोहन भागवत अगर नहीं होते, अगर उन्होंने सख्त फैसला नहीं लिया होता तो आज तक उनके पार्टी में नहीं चुन सकते थे। तो जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुनने में मदद की है, तो अगर वो उनको जाके हिसाब दे रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? तो रवीश या वही गलत है जो एनएससी वाला बीजेपी कहती थी, वो गलत है? रवीश जी, लोकतंत्र में जिसको हम तो मोहन भागवत जी को हटा नहीं सकते है ना, हम तो चुनाव के माध्यम से, तो वहां क्यों आरएसएस के लोग क्यों वहां पर जो है निर्णय ले रहे हैं सरकार पर? हम तो जो है मोदी जी को हटा सकते हैं, हम तो बीजेपी को हटा सकते हैं। तो ये अचानक जो है एक संगठन जिसका कोई जवाबदेही नहीं है, जिसने जो और याद ये राष्ट्रवाद का जो ढिंडोरा पीटते रहते हैं। 52 साल तक तो इन्हें राष्ट्र ध्वज इन्होंने फहराया नहीं नागपुर में, और ये भाषण देंगे, राष्ट्रवादी भाषण देते रहेंगे। वो ठीक है, वो बलदेव जी को बता देंगे। एक सेकंड नीरजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दोनों पहलुओं में, ठीक है, वह कांग्रेस की अपनी एक अलग लाइन होगी, बीजेपी का अपना लाइन ऑफ डिफेंस होगा, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आया कि सुधांशु जी को यह बताने की क्या जरूरत थी कि इतने सारे स्कूल कॉलेज और इतना बड़ा संगठन है देश का, मतलब ठीक है, तो अगर वो देश के प्रति इतने ही ईमानदार थे तो संघ के अलावा उन्हें और याद रहना चाहिए, बट ठीक है, वो अपनी बात कह रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि सुधांशु जी किसी गिल्ट में जवाब दे रहे हैं, और अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, आप सुन नहीं सकी, डॉक्टर अजय कुमार कुछ आक्रमण करते हुए ये भूल जा रहे हैं कि इसी बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय सलाहकार जो समिति थी एनएसी, वो भी एक संवैधानिक संस्था नहीं थी, उसके लिए क्रिएट किया गया था जहां सरकार की फाइलें पहुंचती थी। तो अब फाइलें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन मंत्री जाकर खुद वहां दे रहे हैं। तो दोनों स्थिति में क्या अंतर है, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कैसे काट छांट कर तटस्थ रूप से इस प्रसंग को देख सकें। देखिए रवीश, आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता सब जानते हैं, अटूट रिश्ता रहा है। बीजेपी पॉलिटिकल फ्रंट माना जाता है आरएसएस का, आरएसएस के और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और जैसा कि सुधांशु जी ने कहा कि जो मंत्री हैं वो आरएसएस का हिस्सा रह चुके हैं, प्रधानमंत्री एक प्रचारक रह चुके हैं, और आपस में आरएसएस के नेताओं और बीजेपी के नेताओं में बहुत सालों से विचार विमर्श होता था। लेकिन यह है कि चुपके से गए, एक मीडिया को पता लगा तो बहुत बड़ी खबर बन जाती थी, अडवाणी जी गए मिलने के लिए, क्या हो रहा है, क्योंकि सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था आरएसएस को। आज वो चीज खत्म है, ये सब चीज ओपन में आ गई है कि क्या आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता है और कितना रोल आरएसएस प्ले कर रहा है। जैसा कि कहा गया कि प्रधानमंत्री को चुनने में कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे नरेंद्र मोदी, और पूरी अपनी ताकत झोंकने में कि भाजपा को इलेक्ट कराया जाए। बिहार में अब पूरी ताकत झोंकी हुई है आरएसएस ने। तो जो एक चीज जो बदली है वो ओपननेस आई है। मुझे पिछले साल एक भाजपा के नेता ने कहा कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं, असली पैराडाइम शिफ्ट ये हुआ है, आरएसएस का खुल के आना और भाजपा का पॉलिटिकल फ्रंट के रूप में उनका इसके खतरे क्या हैं? मतलब ये अच्छी बात है या बुरी बात? आपने जो देखिए जो आपने सवाल किया है ना, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने, इंडस्ट्री ने भाजपा की मदद की, प्रधानमंत्री की मदद की, तो क्या भाजपा के मंत्रीगण आज कॉर्पोरेट्स के सामने एक कॉन्वॉय में तांता लगा के
जवाबदेही देंगे कि हम ये कर रहे हैं कि नहीं। देखिए 1 on 1, 2 on 1, मोहन भागवत जी जानना चाहते हैं कि ठीक है वो चाहेंगे कि भाजपा सरकार स्ट्रेट लाइन पे रहे जो उनकी आइडियोलॉजी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है। लेकिन जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन मंत्रियों की जवाबदेही प्रधानमंत्री को है, उनकी प्रतिबद्धता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को है। और ये जिस तरह से पूरे मंत्रीगण आपके टॉप 4, प्रधानमंत्री भी आएंगे कि नहीं आएंगे, और उस मीटिंग में जाके जहां मोहन भागवत जी प्रिजाइड कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि सरकार क्या कर रही है, प्रेजेंटेशन भी और जवाबदेही होती है, सवाल जवाब होते हैं कि आरएसएस को किन चीजों पे आपत्ति है, किन चीजों को मानती है अच्छा कर रही है। तो आप जो कह रहे हैं ना एनएससी और इसके बीच का जो कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ। मुझे याद है कि उस टाइम भी कहा जाता था कि एक टाइम आ सकता है जो एनएससी का रोल है वो आरएसएस अदा करेगा, वो भी इस तरह से ही इन्फ्लुएंस करेगा। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से कांग्रेस को गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है कांग्रेस, उसी तरह संघ परिवार से भाजपा जुड़ा हुआ है। लेकिन गांधी परिवार इलेक्टेड है, संघ परिवार के लोग इलेक्टेड नहीं हैं। जितने भी पेट्रियाटिक हों, जितना भी देश के लिए काम कर रहे हों, जैसा सुधांशु जी ने कहा है। लेकिन एक देश के सामने जो ये पिक्चर आती है, आपका पूरा कैबिनेट जा रहा है मीटिंग में अपनी सफाई देने के लिए, आइडियाज लेने के लिए, बिहाइंड क्लोज डोर्स, ये अटपटा सा लगा ये। तो बलदेव जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए एक छवि थी, ये बार बार कहा गया कि इस सरकार में कम से कम मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री की जो संस्था है वो मजबूत हुई है। अब नीरजा कह रही हैं कि मंत्री तो प्रतिबद्ध होते हैं सरकार के प्रति या संसद के प्रति, वो रिपोर्ट कार्ड किसी और संस्था को लेकर जाएं। कल को जैसा कि उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट की भी भूमिका थी जिताने में, वहाँ अगर अंबानी अदानी के यहाँ जाके प्रेजेंटेशन होने लगे तो क्या वो ठीक है? क्या इस बात से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पद की जो मजबूत वाली गरिमा थी, जिसके बहाल होने का दावा आप लोगों ने किया था, उस पे चोट पहुंची है इससे, जो निर्जा करेंगे अटपटा सा लगता है? जितनी बातें कही जा रही हैं पिछले 2 दिन से कि सरकार प्रेजेंटेशन दे रही है, हाजिर हो रही है या जवाबदेह संघ के प्रति हो गई है, ये सब केवल कयास हैं। किसने देखा है कि सरकार वहां रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है? तो खेल है ना, या संघ ने मांगा है? ये केवल कयास हैं। मच्छर भगा दिया मीडिया के सामने, अंदर किसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है। परसेप्शन पे देश नहीं चलता। हाँ, तो देश जानना चाहता है ना कि आप 12 जानने को वहां पहुंच के क्या कर रहे हैं? जानने को कुछ है ही नहीं। जब बीजेपी के लोग, या तो सारे मंत्री बिहार में नजर आते हैं, लोग नहीं तो वहां किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? वहां तो गड़िया साहब पहुंच रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो मीडिया कह रहा है, ये कांग्रेस कह रही है। क्या हो रहा है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। हाँ, उनका छोड़िए, नहीं, बहुत जरूरी है। उनके नाम पे हमारी राजनीति में सबने फायदा उठा लिया, उन्हीं के परिवार को फायदा नहीं पहुंचा। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें शास्त्री जी ने और सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें संघ के सरसंघ चालक गोलवलकर जी, उनको विशेष विमान भेजकर शास्त्री जी ने बंबई से बुलाया। तो इसका मतलब शास्त्री संघ के प्रति नतमस्तक हो गए। मतलब तो हम ये क्यों, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल को भागवत साहब कैबिनेट में भी पहुंच सकते हैं? और आज मैं नहीं कह रहा, ये तो आप कह रहे हैं, भागवत जी को बुलाना ये तो आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन सरकार, देखिए आप कह रहे हैं कि भागवत जी को बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा संघ से अटूट संबंध है। हाँ। और मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं, दूसरे जो लोग हैं मिनिस्टर, वो सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। हाँ। और ये जो बैठक है कोई पहली बार नहीं हो रही है। ऐसा क्या हो गया कि बीच में 3 दिन के लिए सब पहुंच रहे हैं वहां पर जाकर, अपना जो वहां पत्रकार जानते हैं, इन नेताओं से मिलते हैं, क्या वो झूठ खबर लिख रहे हैं सारा? नहीं, ये ऐसा भी तो नहीं है ना। आकलन आप लोगों के मैं नहीं मान सकता कि अखिलेश ने झूठ खबर लिखी होगी। नहीं, मैं नहीं मान सकता। ये झूठ है, नहीं, आप चाहे जितना कह लें, मैं नहीं मान सकता। वहां ऐसा अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा है, ये कहीं उन्होंने यही लिखा अपनी रिपोर्ट में कि प्रेजेंटेशन दिया गया। रिपोर्ट कार्ड नहीं है, नहीं, वो जाने
केवल 15 साल से बीजेपी रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि वहां इस रिपोर्ट प्रकार की किया बैठक जाए। करता है और बीजेपी संघ का जो विशाल संगठन है उसका एक छोटा सा हिस्सा भर है। बीजेपी छोटा सा हिस्सा हाँ। है। ये बात हुई ना, ये और बात हाँ, बीजेपी छोटा सा हिस्सा संघ है। के दूसरे विविध संगठन है, हाँ। बीजेपी उसी तरह एक संगठन है। एक मामूली सा संगठन है जिसको पूरा देश चलाता है सर। जो वो संगठन- उसकी राजनीतिक जिस हैसियत है, संगठन को देश चलाने की उसकी जिम्मेदारी राजनीतिक मिली हैसियत है, हम लेकिन तो आप संघ तो ये बता रहे हैं लेकिन कि संघ RSS विचार देश परिवार से के भी बड़ा हो गया है। बीजेपी की वो राजनीतिक हैसियत है, लेकिन संघ विचार परिवार के हिसाब से बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन वो घर के जो बड़े हैं ये उनके बात। सामने बच्चा ही रहे।